स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 डिजिट नंबर का सम करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर इनपुट कराना है कीबोर्ड से। यानी कि हम कीबोर्ड से एक 3 डिजिट नंबर इनपुट कराएंगे और हमें प्रोग्राम लिखना है इन सी में, जो क्या करेगा, फाइंड करेगा सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि उनकी डिजिट्स का सम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे जो कि 3 डिजिट का होगा, उनकी डिजिट्स का सम करेगा। सपोज़ अगर आपने इनपुट किया नंबर 123, यानी कि वो 3 डिजिट नंबर हो गया, तो उनकी डिजिट्स का सम क्या आना चाहिए, 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6, यानी कि वो 6 होना चाहिए। अगर आपने 4, 5, 6 इनपुट किया तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 15। 4 + 5 9, 9 और 6 15। इस तरीके से आपको उनकी डिजिट्स का सम करा के रिज़ल्ट दिखाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन दे दी उसने कि जो अभी आपको नंबर इनपुट करना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। ठीक है, और फाइनली आपको उनके डिजिट्स का सम करना है और जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी, तो वो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। ये हेडर फाइल आपको पता ही है कि स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन के लिए यूज़ करी जाएगी। ये हेडर फाइल आपकी ऑप्शनल है, जो आपको क्लियर स्क्रीन और गेटसीएस फंक्शन के लिए यूज़ करनी होती है। ठीक है, अगर आप इसको हेडर फाइल को नहीं लगाया और आप गेटसीएस फंक्शन या क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक एरर जनरेट करता है, फंक्शन क्लियर स्क्रीन शुड हैव अ प्रोटोटाइप या फंक्शन गेटसीएस शुड हैव अ प्रोटोटाइप, है ना। तो प्रोटोटाइप की एरर आएगी अगर आपने प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ किया या स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया और आपने stdio.h नहीं लगाई, तब वो आपको फंक्शन प्रिंटएफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप इस तरह से एरर देगा। तो आप एरर को देख के भी पता लगा सकते हैं कि आपकी क्या मिसिंग है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल आपको इंक्लूड करानी होगी। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हमने मेन फंक्शन भी लिख लिया। ये आपका ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यानी कि मेन फंक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फिर अब हमने अपने प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट किया कि हमें करना क्या है, यानी कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, प्रोग्राम को हमें पता है कि हमसे कह रहा है कि एक नंबर इनपुट करना है। यहाँ पे देखिए लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, 3 डिजिट नंबर बोला गया है, 3 नंबर का सम नहीं बोला गया है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जब भी हम किसी को ये प्रोग्राम देते हैं तो वो क्या करता है कि ABC 3 वेरिएबल ले लेता है और एक चौथा वेरिएबल लेता है, उसमें ऐड कर देता है और कह देता है लीजिए सर हो गया आउटपुट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से पढ़ना है। ठीक है, तब आपको रिजल्ट देना है, बिना सोचे समझे बस आपने देखा और बस आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ये ज़रूर खास ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चन आखिर दिया क्या गया है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि इनपुट 3 डिजिट नंबर, ना कि 3 नंबर का सम। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको करना क्या है, 3 डिजिट नंबर इनपुट करना है थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, 1 2 3 8 5 4, है ना, कुछ भी आप नंबर 3 डिजिट का इनपुट कर सकते हैं और उनकी डिजिट का सम करना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये डिजिट अलग होती तब तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक डिजिट को अलग नहीं किया जाएगा हम उनको जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि पहले हम डिजिट्स को अलग कैसे करें। ठीक है, ताकि हम उसको ऐड कर सकें। तो देखिए चलिए इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या करा कि जैसा कि हमसे बोला गया कि एक नंबर इनपुट करना है, तो सपोज़ हमने n ले लिए, नम ले लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं, हम कम टाइप करना पड़े इसलिए n ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे कि हमें इनके रिमाइंडर्स निकालने होंगे। ठीक है, उनके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब आपको आगे बताएंगे कि क्यों आखिर हमें रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर r ले लिया, रिमाइंडर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर हमें फाइनली करना क्या है, फाइनली हमें उनके डिजिट्स का सम करना है। तो हमने सपोज़ यहाँ पर s ले लिया, जिसकी वैल्यू हमने इनिशलाइज कर दी 0। ठीक है, क्यों करी वो भी आपको आगे पता चल जाएगा कि आखिर r और s क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लिया ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट है कंसोल स्क्रीन पर वो क्लियर हो जाए।
जिसके लिए हमने conio.h हेडर फाइल इंक्लूड कराई है। ठीक है, अच्छा, फिर यूज़र को मैसेज दे दो ताकि उसको पता चल जाए कि उसको क्या इनपुट करना है और कितना इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साफ साफ पहली लाइन में दे दिया गया कि इनपुट करना है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज दे दो इनपुट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ताकि यूज़र को ये पता चल जाएगा कि उसको 3 डिजिट नंबर इनपुट करना है। ठीक है, ज़्यादा हो मैसेज में ओनली और लगा दीजिए। अच्छा, अब ये तो सिर्फ मैसेज है, इनपुट करने के लिए आपको स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और आप वो इनपुट कहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं, एन में, तो आपको यहाँ पर %d करके यहाँ पर %n कर देना होगा। तो ये क्या करेगा, जो भी आप इनपुट देंगे वो आपके n के एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा, यानी कि वो n की वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर अब आपको करना ये है कि सबसे पहले सपोज़ हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यूज़र ने इनपुट किया है 123। ठीक है, आपको समझाते चल रहे हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया कि यूज़र ने n की वैल्यू इनपुट करी है 123। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो होता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको हम लोग या मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि वो होता है हमारा %। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो वो हमारा नंबर में चेंज कर देता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो होते हैं हमारे 10, 100, 1000 इस तरीके से नंबर होते हैं, है ना, जिससे केवल पॉइंट आ जाता है लेकिन हमारा नंबर चेंज नहीं होता। अच्छा, तो उसका फ़ायदा हम उठाएंगे कैसे, हमें क्या करना है कि हमने जो नंबर इनपुट किया है 123, तो अब हम चाहते हैं कि ये 1, 2 और 3 जो 3 डिजिट नंबर है वो अलग हो जाएं ताकि हम उसको इजीली ऐड कर सकें। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, r = n मॉडुलस 10 कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखिए मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, और n में हमने इनपुट लिया है, तो और n में हमने इनपुट कितना लिया है 123। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, देखिए 10 1 ज़ा 10, 12 है तो बचेगा 2, फिर आप 3 को उतार लेंगे तो हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा 23, तो 10 2 ज़ा 23, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो यानी कि आपको इस टाइम r में जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है r = 3, जो कि आपके लिए यूज़फुल डिजिट है। आप चाहते थे कि एक डिजिट हमें मिल जाए तो आपको यहाँ पर ये डिजिट मिल गई। ठीक है, अब हम फाइनली क्या करने वाले हैं, s = s + r। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने s की इनिशियल वैल्यू 0 क्यों ली थी, क्योंकि हमें पता है कि 0 में कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें रिज़ल्ट पर कोई अंतर नहीं आता। तो हमने इनिशियल जो वैल्यू ले रखी थी वो s की 0 इसलिए कर रखी थी क्योंकि अगर हम यहाँ पर s की वैल्यू 0 नहीं लेते और s = s + r करते तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें बट उसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज ना करें तो जो वो वेरिएबल्स होते हैं वो एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ भी वैल्यू वो उठा सकते हैं, और अगर हमने s की वैल्यू इनिशियल 0 ना करी होती, ठीक है, तो वो s = s + r में अगर होता तो वो उस गार्बेज वैल्यू को r के साथ में ऐड कर देता, इसलिए हमने s को 0 कर दिया, यानी कि जो भी s की गार्बेज वैल्यू थी उसमें वो 0 इनिशियलाइज हो गया था। ठीक है, तो s की जो अब वैल्यू बन गई थी वो 0 हो गई थी, और यहाँ पर जैसे ही हमने s = s + r किया तो s = 0 + 3, यानी कि कितना हो जाएगा, हमारा s की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारा s में 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये रहेगी, हम यहाँ पर n = n / 10 करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि n की जो हमने इनिशियल वैल्यू मान रखी थी वो हमने मानी थी 123। 123 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा 12.3, लेकिन यहाँ पर n हमारा किस डेटा टाइप का है, n हमारा है इंटीजर टाइप का,
और इंटीजर अपॉन इंटीजर का जो रिज़ल्ट होता है वो इंटीजर होता है, यानी कि जब हम 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 12.3। तो ये आपका 0.3 को इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पर जो n वैल्यू स्टोर करेगा वो हमारी वैल्यू स्टोर करेगा, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 ओनली, ठीक है, यानी कि वो 3 को स्टोर नहीं करेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे जो हमारा 3 डिजिट नंबर था वो कन्वर्ट हो गया अब 2 डिजिट नंबर में। अब वही सेम स्टेप हम फिर से अप्लाई करेंगे, यानी कि r इज़ इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, यानी कि अब जो n की करंट वैल्यू है वो हो गई है 12 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में मिलेगा 2, ठीक है, यानी कि अब r में यहाँ पर 2 आ जाएगा, r इज़ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब r इज इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू s प्लस r कर लेंगे। तो फिर क्या होगा, s की जो इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है, वो 0 थी, लेकिन जब हमने ये वाली स्टेप परफॉर्म कराई थी तो s की वैल्यू हो गई थी 3। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 3 प्लस अभी जो आई है 2, यानी कि अब हो जाएगी इसकी s की करंट वैल्यू 5, ठीक है, ना ही वो 0 रहेगी ना ही वो 3 रहेगी, वो 3 + 2 बन के 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारी फाइनल स्टेप अब हमारी क्या होगी, n इज़ इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, क्योंकि n की जो अब वैल्यू थी वो हो गई थी 12। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 12 को 10 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1.2, लेकिन 0.2 तो हमारी स्टोर नहीं होगी, तो जो हमारा n होगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 1, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐड करा सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं ताकि एक सिमिलरिटी दिखे। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.1 करने लगते हैं, ठीक है। नहीं, जब r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं 1 को 10 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी छोटा है, तो यानी कि r में जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, यही रिमाइंडर की डेफिनेशन कहलाती है ना। तो r में जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। 2/10 होता तो 2 आती, 3/10 होता तो 3 आती, ठीक है, 10/10 आता तो 0 आती, 11/10 आता तो 1 आती, है ना। तो इस तरीके से लेके 0 से लेके 9 तक आएगी रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें फाइनल क्या करना होगा, s इज इक्वल्स टू s प्लस आर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग s इज इक्वल्स टू s प्लस आर करेंगे तो हमारे पास जो s की वैल्यू थी वो थी हमारी 5, 3 + 2 होके 5 हो गई थी, और अब हम उसमें ऐड करा रहे हैं 1, तो हमारी जो अब वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 6, जो कि हमारा रिज़ल्ट होना चाहिए था, ठीक है। अब ज़रा हम इसको प्रिंट करा के देख भी लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़, ठीक है। देखिए, अब नंबर जो है वो आपने कहीं स्टोर तो कराया नहीं था, तो इसलिए आप उस नंबर को तो नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर की तो वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब हम बताएंगे उसके लिए भी आप क्या कर सकते थे। तो पहले तो हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या सम जो हमने निकाला है वो सही आ रहा है, %d कर लें, ठीक है, और कॉमा करके जिस वेरिएबल में आपने सम स्टोर कराया है उसको लिख लें, और यहाँ पर एज यूजुअल गेट cs फंक्शन का यूज़ कर लें ताकि आपको आउटपुट देखने के लिए Alt F5 ना करना पड़े, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दें, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए कंट्रोल F9 करते हैं, हम नंबर 123 इनपुट कर लेते हैं। तो देखिए, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 6 आ गया, है ना, यानी कि हमें ये पता चल गया कि यूज़र ने 123 इनपुट किया था और उसका ऐड करने के बाद डिजिट्स का 6 आएगा, और जो कि आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते थे कि वो नंबर हमें कहीं दिखे भी, ठीक है, तो आप एक वेरिएबल अपनी तरफ से और ले सकते थे, OR
RIG ओरिजिनल नंबर के लिए ले लिया हमने एक वेरिएबल, ठीक है। और हम जैसे ही हमने यहाँ पर n इनपुट करा लिया था तो हम क्या कर सकते थे, ORIG ओरिजिनल नंबर में n की वैल्यू को स्टोर करा सकते थे ताकि आगे हमें उस नंबर को प्रिंट भी करा सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पर ये दिखा सकते थे द इनपुट नंबर इज़, ठीक है, %d कर लें, \n लगा दें, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें उस नंबर को प्रिंट कराना था तो हमने ORIG ओरिजिनल लिख लिया और S कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जब आप कंट्रोल F9 करेंगे तो ये आपसे नंबर मांग रहा है, मान लो हमने 456 दे दिया, ठीक है, 456। तो अब क्या आएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15। तो देखिए हमारा इनपुट नंबर भी दिखा दिया, इनपुट नंबर इज़ 456 एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 15, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।